जम्मू कश्मीर में लगातार जब से चुनावी बिगुल बजा है और उस चुनावी बिगुल के बीच में सियासत जो है वो काफी गरमाई हुई है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि तमाम उन लोगों तक पहुंचा जाए, उन इलाकों तक पहुंचा जाए जिन इलाकों में जो है लोगों के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ लोग जो है अपने मुद्दों को लेकर जो है इस बार इस चुनाव में जो है वो प्रतिभागी रहेंगे। तो ऐसे में आज बात होगी रजौरी पुंछ यानी खिताए पीर पंचाल की। पीर पंचाल के अंदर जो है एक काफी बड़ा क्षेत्र है, हालांकि दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रजौरी पुंछ बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ऐसे में क्या कुछ वहां की जो है वो सियासत इस समय चल रही है, क्या कुछ लोग चाहते हैं, किस तरीके का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिश मिरर और मेरा नाम है राही कपूर और आज हमारे साथ बात करने के लिए है खिताए पीर पंचाल से एक यूथ एक्टिविस्ट है, यूथ लीडर है, एडवोकेट दिलशाद कादरी, जो कि हमेशा बेबाक होकर अपनी आवाज रखते हैं, बेबाक होकर कई मुद्दों पर बात करते हैं। वो चाहे सियासी मुद्दे हो या फिर लोगों के हित में मुद्दे हो या फिर जो यूथ की बात हो, हमेशा यूथ की बात को वो लेकर जो है वो आगे आते हैं। दिलशाद, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे द पब्लिश प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू भैया, थैंक यू। दिलशाद, मैं सीधा तौर पर जानूंगा, खिताए पीर पंचाल से आप ताल्लुक रखते हैं, उसकी एक बॉर्डर एरिया है, मेंढर से ताल्लुक रखते हैं और आपने हमेशा यूथ की बात की है। इस बार का चुनाव जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, हालांकि 10 वर्षों के बाद ये चुनाव हो रहा है, कैसे देखते हैं खिताए पीर पंचाल की आवाम और वहां का यूथ जो है वो कैसे देखता है, क्या कुछ मुद्दे लेकर जो है वो इस बार यूथ जो है वहां पर वोट कास्ट कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने साल हो चुके हैं, 10 साल के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है इलेक्शंस का, सबसे बड़ा त्यौहार है डेमोक्रेसी का। मगर जहां तक पीर पंचाल की इन पर्टिकुलर बात है, पीर पंचाल के मुद्दे क्या रहेंगे। देखिए, इतनी सरकारें आई, सरकारें चली गई, जम्मू कश्मीर में अलग अलग हालात बने, अलग अलग सिनेरियो बने। आज 10 साल बाद जाकर चुनाव होने जा रहा है। मगर अफसोस की बात कहो या फिर ये कमाल की बात कहो कि आज भी हमारे मुद्दे वही है 10 साल पहले के थे। और ना सिर्फ 10 साल पहले, जो 20 साल पहले के थे वो मुद्दे आज भी वही हैं। हमारे वहां पे पीर पंचाल में सबसे ज्यादा जो हम खबर में आते हैं, ठीक है, हमारे वहां पे बहुत सारे IAS ऑफिसर्स निकलते हैं, टूरिज्म पोटेंशियल कितना है हमारे पास वहां पे और क्या क्या चीजें हैं, कितनी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, खूबसूरती के लिहाज से कितना एक पोटेंशियल रखता है हमारा रीजन। मगर उसके साथ साथ सबसे ज्यादा खबर में नेशनल न्यूज में हम क्यों रहते हैं? बॉर्डर की वजह से। और मुझे लगता है कि जब नेशनल न्यूज मैंडर या पीर पंजाल बनता है बॉर्डर एरिया की वजह से, तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे लोग, इसमें शक शुबा नहीं है, ये हर कोई कहता है। मगर उस तरीके से, जिस तरीके से वहां के लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, उसमें सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल रहा वो लोकल लीडरशिप रही। लोगों ने नए नए चेहरे, हर तरीके के लोगों को आगे लाया, उनको वोट करा, उनको इलेक्ट करा, उनको असेंबली में भेजा। मगर वहां के जो इश्यूज हैं, हेल्थ की बात मैं करूं तो आप वहां पे, मैं इन पर्टिकुलर जहां से मैं आता हूं मेंढर की बात करूंगा तो आपको पूरे पीर पंजाल का एक रिफ्लेक्शन नजर आ जाएगा। बिल्कुल, मेंढर वैसे भी चर्चा का विषय रहता है और वहां की राजनीति हो, वहां के मुद्दे हो, हर एंगल में मेंढर जो है वो काफी वो रहता है। हाँ जी, बताइए। जी, चर्चा का कारण रहता है, मगर चर्चा का कारण सही कारणों की वजह से नहीं रहता। खैर, मैं मुद्दे पे वापस आते हुए इन हेल्थ की बात करूं तो मेंढर का हेल्थ, आप देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए तो पर्चियों के लिए लाइन, और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सर्जरी, डॉक्टर्स, इन सब की कमी हमेशा। कोविड में आपने भी कितनी बार उसको किया कि वेंटिलेटर्स तक नहीं थे वहां पे, और मिलता है तो ये मिलता है जी, शिफ्ट कर दिया GMC रजौरी या फिर जम्मू रेफर एक वर्ड यूज करते हैं जी, क्या किया, रेफर कर दिया। ये बड़ा कॉमनली कोई जाता है हॉस्पिटल में तो ये जरूर कहा जाता है कि जी रेफर कर दिया गया, तो रेफर किया जाता है। तो जिस हॉस्पिटल को भी रेफर के नाम से जो है जिन 2.5 लाख लोगों को रेफर कर दिया जाता है, सोचिए उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल क्या होगा। एजुकेशन की बात करूं तो प्राइमरी स्कूल्स की हालात देख लीजिए, बच्चों का स्ट्रेंथ देख लीजिए, दिन ब दिन कम होता जा रहा है, टीचर्स की कमी है, बहुत सारा न्यूज एजेंसीज लगातार उसको हाईलाइट करती रहती है। और एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ी जो कमजोरी है राही भाई, के जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है, और जिस तरीके से सरकार जो पैसा खर्चती है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका ध्यान उस पर नहीं गया। तो आज लाखों करोड़ों की लागत से बने हुए स्कूल्स का हाल ये है कि वहां बच्चे कोई कमरे खाली हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेकार हो रहा है ना, सरकार का पैसा जा रहा है, हमारे टैक्स का पैसा वेस्ट हो रहा है। हेल्थ, एजुकेशन, ये हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप देखिए वहां वाटर सप्लाई, आज ऐसे बहुत से गांव हैं कि जहां पानी की कमी है। वैसे मेंढर में पानी की कमी होना नहीं चाहिए,
क्योंकि वहां पे बहुत सारी नेचुरल ऐसी चीजें हैं जहां से पानी निकलता है और एक पोटेंशियल रखता है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो हर गांव हर घर पानी पहुंचाया जा सकता है। जल जल शल शक्ति और कितने सारी गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी स्कीम्स है, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत है, करप्शन है और बहुत दिक्कत। उसके बाद क्योंकि ये मेंढर नहीं है, आप लोग जो देख रहे हैं उनको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे पीर पंजाल रीजन की है, ऐसे कई समस्या ऑल ओवर, ऑल ओवर पीर पंजाल। मेंढर एक रिफ्लेक्शन है बाकी जितनी भी, मतलब उदाहरण आप मेंढर का उदाहरण मैं मेंढर का दे रहा हूँ। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंटली हम बात करें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी जो कुछ स्टेडियम जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ये जो डीडीसीज बने थे, जो पंचायती राज का एक सिस्टम है, उसके बाद जो इलेक्ट हुए, कुछ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर काम किया, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स उनको लागू किया, स्पोर्ट्स को लेकर कुछ स्टेडियम्स बने। बट हमारे लोग खुश हैं कि कुछ तो बन गया, कोई कंपाउंड वाल आ गई है, चाहे उसमें ग्राउंड में पत्थर ही पड़े हों, 2 कमरे बन गया, खाते में पड़ लोग खुश है। मगर खुशी की बात इसलिए नहीं है कि 50, 60, 70, 80 लाख लगा के भी वो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ जितना पैसा खर्च हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा बेचती है, वो किसी टाइम पे राजीव गांधी कहते थे कि 10 रुपए बेचते तो 1 रुपया पहुंचता है, या 100 रुपए बेचते, इस तरह का एक स्टेटमेंट, वो आज भी वो कहीं ना कहीं है। चाहे करप्शन के थ्रू वो पैसा कटता हो, या जो ठेकेदारी निजाम पॉलिटिकल लोगों ने शुरू कर दिया है, सबसे बड़े ठेकेदार पॉलिटिशियंस है और ठेकेदारी कर रहे हैं। और ठेकेदारी भी जब पॉलिटिशियन संभाल लेंगे, प्रोजेक्ट अगर 80 लाख का है, 20 लाख में पकड़ लिया, 1 करोड़ का है, 40 लाख में ले लिया, 40 लाख का भी 10 लाख लगाया, तो इस तरीके के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हाल ठीक नहीं है। एक अच्छा सा स्टेडियम ही अगर 10, 15, 20, 30 स्टेडियम की जगह एक ही स्टेडियम मिल जाता पूरी असेंबली में मेंढर में, मैं समझता हूं कि ड्रग्स से काफी यूथ को दूर किया जा सकता था, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत काबिलियत है हमारे नौजवानों में। बहुत कबड्डी के नेशनल इंटरनेशनल तक लड़के पहुंच गए, और जम्मू में साथ आके में रिप्रेजेंट करते हैं, हम खुद कॉलेज के दोनों में आते थे, तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुम उस पहाड़ी एरिया में बॉर्डर से आके यहाँ कितना अच्छा कर रहे हो। ये फिर उसके बाद आप देख लीजिए सिटी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। लोगों की जरा बारिश होती है तो ऐसा लगता है दिल्ली के ऐसा लगता है किसी कुएं में आप कूद रहे हैं वहां जाने में, वो ड्रेनेज पहाड़ जैसे हालात हो जाते हैं। आप वहां पे मिल्क फीडिंग रूम तक नहीं है, वॉशरूम्स तक नहीं है। एक अगर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, और मुझे अगर सिटी में आपको कोई मेंढर आएगा तो आप बाग मत जाइएगा, मेंढर जरूर आइएगा, मगर आप आएंगे तो आप वॉशरूम के लिए आपको कोई रिश्तेदार या किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो वहां आपको जाना पड़ेगा, चाहे 10 किलोमीटर दूर हो। तो अगर रिश्तेदार दोस्त नहीं है तो फिर नाले में, फिर वेस्ट मैनेजमेंट वहां पे हमारी, तो ये बहुत बुरा हाल है हमारे वहां पे। तो आप देखिए ना, ये सारे सेक्टर्स, और फिर बॉर्डर एरिया बंकर्स के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बंकर्स के पैसे हैं वो आज यूटिलाइज नहीं हो सके, ग्राउंड पे नहीं लगे हैं। वहां पे जो मिनी सेक्रेटरीट है जिसपे 14 करोड़ की लागत से वो बनना था, 2010 से शुरुआत हुई थी, वो इतनी बड़ी मेंढर की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पे बिल्डिंग है, वो गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ, 7 से 10 करोड़ रुपया लगा है जो आरटीआई में आया, उसके बावजूद वो 14 साल में कंप्लीट नहीं हो सका। आप बताइए ना, वहां सारे पब्लिक ऑफिस होते हैं, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं आता, एक अलग एरिया में पब्लिक ऑफिस होते हैं, एसडीएम ऑफिस होता। तो ये सारे इश्यूज हैं जो पीर पंजाल, ये मेंढर की बात होगी, यही आप इशू पुंछ में भी, रजौरी में भी, सुरनकोट में भी अलग अलग असेंबलीज में देखेंगे। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट तो खैर है ही। यूथ क्या इस बार किस तरीके का बदलाव चाहता है, यूथ की क्या मेंटलिटी है, क्या सोच है कि पीर पंचाल को कैसे बदला जाए। हालांकि पीर पंचाल में बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो है इस समय मैदान में कूदे हुए हैं, क्या इंडिपेंडेंट हैं, क्या किसी पार्टी का टैग लेके हैं। तो यूथ की क्या सोच है कि खिताए पीर पंजाल को, क्या जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, जिन मुद्दों पर आप बातचीत कर रहे हैं, क्या यूथ के लिए ये सबसे प्रायोरिटी में ये मुद्दे हैं? देखिए, बात होती है कि यूथ के, मैं पूरे तरीके से इस बात से आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा कि पूरे तरीके से यूथ एक बदलाव की तरफ सोच रही है, जो हकीकत है। मैं यहाँ की बहुत बड़ी बात बोल दूं, ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी अलग है। ग्राउंड की क्या है वो, ग्राउंड रियलिटी ये है राही भाई कि वहां पे बहुत सारे जो यूथ है वो ये सोचता है आज भी कि देखो, पॉलिटिकल लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह लीजिए, या फिर एक पॉलिटिकल एक वो होता है कि इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए। वो 370 की बात करेंगे, वो गुज्जर पहाड़ी की बात करेंगे, वो इस तरीके के इश्यूज को लाएंगे कि डेवलपमेंट की तरफ लोगों का माइंडसेट ना जाए। अभी भी जो पैसे चल रहे हैं, देखिए वहां पे एक ठेकेदारी सिस्टम पॉलिटिकल भी है। ये आपका जवाब देते हो क्योंकि आपने सवाल और पूछा, मैं वहां पे आऊंगा इसका जवाब देते हुए। वहां ठेकेदारी सिस्टम ये है राही भाई कि वहां पे जो ठेकेदार है, पॉलिटिकल ठेकेदार, वो लोगों के दांव लगाते हैं। तो अभी वहां पे उन लोगों का, क्योंकि एक फेस वैल्यू किसके साथ जा रही है, ये सब में फंसा के रखा है लोगों को। हकीकतन में यूथ सोचती है कि हमारी लास्ट में ठेका बचता है, ठेका बचता है। ठेका लोगों की बुनियाद पर कि इतने लोग हमारे साथ है, आप हमें इतना पैसा दीजिए, लोगों को वोट हम दिला देंगे, लोग बड़े के तौर पे दे। मगर अब काफी बदलाव आ चुका है क्योंकि सोशल मीडिया में एक ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है उनका लीडर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो युवा पूरे हद तक नहीं सोच रहा, बट बहुत हद तक युवा
में बदलाव है, चेंज का वक्त लगता है, मगर बहुत ज्यादा युवा सोच रहा है कि हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज है और वो जो गुज्जर पहाड़ी और हिंदू मुसलमान जो वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको साथ लेकर जो चल सके, जो इस खित्ते की पीर पंजाल एज ए रीजन काम कर सके। क्योंकि जब आप असेंबली में जाएंगे तो आप मेंढर को तो रिप्रेजेंट करेंगी, टूरिज्म में आप पीर पंजाल को टूरिज्म की बात करेंगे। पीर पंजाल रीजन की रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था, आकर चला गया, एक होता है मुंह में नवाला डाल के चला गया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा हमारा फेलियर था लीडरशिप का कि आने के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, वो शुरू नहीं हो सका क्योंकि किसी ने पीछा ही नहीं किया। तो उन्होंने देखा ये लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला इस पे पैसा क्यों खर्चना, वापिस ले गए। अब मुगल रोड और कितना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। तो हमें ऐसी आवाजें चाहिए असेंबली में जो हमारा रीजन बहुत डाइवर्स है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डोगरा कश्मीरी गुज्जर पहाड़ी, चिनाब वैली में एक अलग सा रीजन, अलग सी लैंग्वेज, अलग सा कल्चर, उन सबको जोड़ने वाले, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव मेंढर का हो वहां हजारों तरीके की जबानें कल्चर ये सब है, तो उन सबको जोड़ना। तो यूथ सोच रहा है इस बारे में, पूरे तरीके से नहीं मगर सोच रहा है। उम्मीद है कि इस बार बदलाव की राजनीति की जा सकती है या होगी कुछ हद तक। ये रही पीर पंचाल की बात। तो अब मैं थोड़ा जम्मू कश्मीर पूरे की एक सवाल आपसे रहेगा। आप एज ए एडवोकेट भी हैं, जो है दिल्ली में हैं आप, तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा दिलशाद कि तमाम पार्टियां इस समय मैदान में हैं। कई बड़े नेता जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हालांकि किसी ने कोई ना कोई एक्सक्यूज जो है वो अपना दिया है। ऐसे में मैनिफेस्टो काफी चर्चा में है। कुछ मैनिफेस्टो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या फिर जैसे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का बयान आया था कि मेरी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को लेकर मैं वैसा वो नहीं हो सकता जिस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ रही। हालांकि उन्होंने अपना जो फ्रंट फेस है वो अपनी बेटी को सामने किया। बिजबेड़ा से वो जो है वो लड़ रही हैं चुनाव, इल्तिजा मुफ्ती, जिन्होंने लोकसभा में भी महबूबा मुफ्ती के हित में जो है वो काफी प्रचार किया था। काफी मतलब यंग लीडर मानी जा रही है। दूसरी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी पार्टी, मतलब अपना एक दबदबा रखती है। दोनों फादर और उनका बेटा जो है वो चुनाव में मतलब मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के। उनका मैनिफेस्टो काफी चर्चा में है दिलशाद। उनके मैनिफेस्टो में 370-35 की वापसी की बात की गई है, जो इस समय विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया हुआ है। कैसे देखते हैं कि क्या ये जुमलेबाजी है या आपको लगता है कि सिर्फ हवा में है सब, या मतलब कि इस पे कुछ प्रक्रिया हो सकती है? जनता इसको लेकर क्या सोचती है एज ए यूथ, मतलब कि आप कैसे देखते हैं, ये आप जरा डिटेल में बताइए। देखिए, ये तो बहुत क्लियर है कि लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज से खास तौर पे रीजनल पार्टीज हमारी जो हैं उनसे हमारे लोगों को डिस्ट्रेस है, भरोसा नहीं है जैसे पहले किसी जमाने में हुआ करता था। जैसे पहले ट्रस्ट होता था जी, डिस्ट्रेस है, यहाँ पे ट्रस्ट होता था, अब डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस इस बुनियाद पर है कि उसकी मुख्य वजह भी बताएं। मुख्य वजह ये है कि देखिए इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, उन पॉलिटिकल इलेक्शंस लड़े किसी और आइडियोलॉजी पे, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके पावर हासिल करने के लिए कोलिशंस किया, जहां पे वो कहते थे कि हम तो कभी इनके साथ जा ही नहीं सकते। ठीक है, एक डिस्ट्रेस ये हुआ लोगों का, क्योंकि आप अभी जाकर फिर बात कर रहे हैं 370 की बात कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टो में, ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये बेबुनियाद है। बेबुनियाद की इसलिए लॉजिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे अगर देखें हम, तो हम ये जानते हैं कि 370 की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है पार्लियामेंट, तो वो नंबर्स इनके पास है नहीं। पार्लियामेंट में इतनी बड़ी पार्टीज नहीं है कि लोग वहां जाएंगे वोटिंग करवाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। और खुद इनके लाले पड़े हुए हैं, इनके पास खुद इलेक्शन लड़ नहीं रहे, बोले जी हम तो किसी कांस्टेबल को वो नहीं करते। जो कांस्टेबल को नहीं कर पाओगे भाई, तो तुम 370 कहां से वापस लाओगे? इनसे सवाल तो ये भी होना चाहिए। तो लोगों को इमोशनल डैमेज ये लोग कर रहे हैं, इमोशनली लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं कि आप इसके साथ, मगर लोग बहुत क्लियर है, क्योंकि लोग देख चुके हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी देख चुके हैं, डीडीसी से पहले भी देख चुके हैं, और इससे साल बहुत बार इलेक्ट कर चुके हैं। लोगों के साथ जो मसला है वो ये है कि लोग इनको जानते हैं, इनकी पुरानी मैनिफेस्टो अगर आज कोई उठा के बैठ जाएगा ना, तो वो काम अभी 20 साल तक नहीं हुए हैं। ठीक है, 20 साल पुराना मैनिफेस्टो भी आज तक लागू नहीं हुआ। तो मैनिफेस्टोज तो मेरे से जस्ट पेपर है, एक पेपर है जो पार्टी जिम्मेदारी समझती है कि लागू करना है। कितने लोग, किसी आम जाकर इंटरव्यू करिए, कितने लोगों ने इनके पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़े? किसी ने नहीं पढ़े। क्यों? इसलिए नहीं पढ़े कि वो अवेयर नहीं होना चाहते, इसलिए उनको पता है ये खोखलेवाद है, और खोखलेवादों की बुनियाद लोग जानते हैं। और जो ऐसे इश्यूज है, सेंसिटिव इश्यूज है जम्मू कश्मीर के, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, 370 हो, ये सब इश्यूज है, जहां पे एक स्टेट था, 370 थी, ये सारी चीजें थी, वो जुड़े हुए मुद्दे भी जो हैं उनको उजागर करना बेबुनियाद तरीके से। या तो कोई नेशनल पार्टी ये कहे, कांग्रेस ये कहे कि ला सकती है हमारी हुकूमत आने दो, कांग्रेस तो नहीं कह रही, कांग्रेस नहीं कह रही, बीजेपी भी नहीं कह रही, बीजेपी ने तो हटाया है, तो कौन कह रहा है? ये रीजनल पार्टी जिनकी खुद यूटी से स्टेटूट लाने में इनके, अभी देख लीजिएगा कब तक ये ला पाते हैं। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो क्या कर सकेंगे। तो आज इलेक्शन भी इस बुनियाद पे कहता है कि नहीं लड़ रही जी, स्टेट यूटी है,
तो ये बेबुनियाद है और लोग इनके खोखले दावों में और खोखले उस पेपर में, मैनिफेस्टो नहीं पेपर में भरोसा नहीं करते बिल्कुल। इतना युवा करता है। दिलशाद, एक चीज और है कि पीर पंचाल की हम बात कर रहे हैं तो पीर पंचाल में अगर देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव हुए हैं यानी जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस में पिक्चर टोटली चेंज देखने को मिली। मतलब एकदम से पन्ना जो है वो पलट गया। अब क्या वो इम्पैक्ट जो है वो पीर पंचाल में इन विधानसभा चुनाव यानी असेंबली चुनावों में भी देखने को मिलेगा? क्या जनता जो है वो उस तरीके का भरोसा, जबकि बड़े बड़े जो नेता हैं वो मैदान छोड़ गए हैं कि भाई हम नहीं लड़ना चाहते, 3 मुख्यमंत्री बड़े चेहरे हैं, और क्या उनको ये डर सता रहा है? हालांकि लोकसभा चुनाव में 2 मुख्यमंत्रियों को करारी शिकस्त, मतलब कि मैं कहूंगा कि लोगों ने नकारा किया है साफ तौर पर, जो काफी अपना दमखम जम्मू कश्मीर के अंदर जिनकी तूती बोलती थी। तो कैसे देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में यही तो सबसे बड़ी ताकत है कि हमारा असल जो ताकत, असल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों का है, और लोग जिसे चाहें नेता बनाए, जिसे चाहे ना बनाए, जिसे चाहे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाए। वहां पे इस बार जो माहौल हालात हैं वो मुझे लगता है कि बदलाव की तरफ एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है। युवा सोच रहे हैं, अब वो कितनी नंबर्स में है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, बट है काफी हद तक चेंजेस हैं। बट जहां आपने बात की कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से इलेक्शन हारने का, लोग एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं और लोगों ने इस बार बताया है कि हम जिस तरीके का रहनुमा पार्लियामेंट में भेजना चाहेंगे, असेंबली में भेजना चाहेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे। मगर अभी तक जो पीर पंजाल में अगर अब 20-25 साल के जो पुराने नेता जो रह चुके हैं, अगर वही दोबारा से इलेक्ट होकर आते हैं और रीजन उनके हुकूमत के दौरान अगर नहीं बदला है, तो मैं समझता हूँ आगे भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एज ए यूथ मैं भी देख रहा हूँ। बट जहां बात हो रही है, ये जरूर है कि यूथ का जो क्राइटेरिया था एक एमएलए इलेक्ट करने का इससे पहले और आज के वक्त में, वो बहुत बदल चुका है। पूरे तरीके से बदलने में वक्त लगेगा, मगर इस बार आप देखेंगे कि बहुत सारे नए चेहरे इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत सारे नए चेहरे जीत के आएंगे, नहीं आएंगे, मगर एक अलग इम्पैक्ट जरूर छोड़ेंगे और आने वाली राजनीति युवाओं की तरफ जाने वाली है। तो ठीक है दिलशाद, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये एडवोकेट दिलशाद कादरी थे जिनके साथ जो है वो आज हमने बातचीत की तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेकर, या फिर खासतौर पर खिताए पीर पंचाल की बात करें तो इन्होंने संक्षेप में बताया कि यूथ क्या चाहता है, यूथ की क्या सोच है, किन बेसिक मुद्दों को लेकर जो है वो यूथ प्रतिभागी होगा यानी अपना वोट कास्ट करेगा। तो इन्होंने, क्योंकि उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, काफी अच्छी इनकी उस इलाके में पकड़ है, युवाओं के साथ टच में रहते हैं, तो युवा चाहता है कि उसके इलाके की तरक्की, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या फिर तमाम उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको लेकर इस चुनाव में जो है वो युवा प्रतिभागी रहेगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी जो है वो पेशकश। हम जरूर अब जल्द ही द पब्लिश पर आप देखेंगे राजौरी पुंछ की आवाम यानी खिताए पीर पंचाल की आवाम, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारा प्रयास है वहां जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के क्या मुद्दे हैं वो आप तक लाएंगे। तो आप द पब्लिश को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जरूर जो है वो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमें वहां पर जो है अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ताकि हम आपकी राय से कुछ ऐसा कर सके, या कहीं की भी आपको ग्रीवेंस कुछ लगता है तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ, हम जल्द ही हाजिर होंगे आपके साथ एक नए एपिसोड के लेकर। नमस्कार।